हमको वही जयकारी लगा रहे थे, नहीं आशुतोष तो बहुत बढ़िया विधायक बन गया है, जाति के नाम पर मंत्रालय भी मिल जाता है, ये भी पता है। और जिसको आप बड़ी पार्टी समझते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसी पार्टी से जिसके आज आप बंधुआ मजदूर हैं, उसी पार्टी से। लेकिन हम सब कुछ खोना चाहते हैं, वो विश्वास नहीं खोना चाहते हैं जो विश्वास आप लोगों ने हम पर किया है। और हम जानते हैं कि कुछ जो लोग हैं जिनको अभी विश्वास नहीं हो रहा है, उनको भी भरोसा होगा। और जब तक उनका भरोसा हम नहीं जीतेंगे, तब तक हम भी चैन से बैठने वाले नहीं। जितना बन पाएगा, कुछ छुपा हुआ तो है नहीं आपसे, ना तो अरबपति हैं, ना ही मुख्यमंत्री और किसी मंत्री का परिवार से हैं। बावजूद इसके जितना कर पा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से करेंगे। आप लाख बुराई कीजिए हमारी, आप लाख शिकायत कीजिए, बावजूद इसके यदि आपके साथ में कोई समस्या होगी तो आप हमें मैसेज कीजिए, आप हमें फोन कीजिए, हम आपके पास पहुंचेंगे जितना बन पाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, शरीर लेकर तो पहुंच सकते हैं ना। और इतना तो भरोसा जरूर है अपने भाइयों पर कि बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के किसी भी कोना में यदि आशुतोष पहुंचेगा तो 100 भाई उसके साथ में जरूर पहुंच जाएंगे, कम से कम। इतना तो जरूर आप लोगों ने हम पर भरोसा जताया है। लेकिन जिस हिसाब से आपके विरुद्ध माहौल बन रहा है, यदि आप अब भी नहीं जागे तो दो ही रास्ता होगा आपके पास आने वाले समय में। आप जो लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब जो 50 से एबव वाले लोग, ज्यादातर विरोध करने वाले वही लोग होते हैं जो 50 साल से ऊपर के हैं, तो आप तो शायद नहीं रहेंगे वो देखने के लिए। लेकिन आपके बेटे पोतों को या तो धर्म बदलना होगा या फिर ये देश छोड़ना होगा। जो भी माहौल बन रहा है आपके विरुद्ध में, शायद उससे आप अवगत नहीं है, क्योंकि पूरा दिन भर आप बैठ के ताश खेलते हैं। आप दिन भर एक दूसरे के दलान पर बैठकर गांव में फलनवा की शिकायत, फलनवा का बेटी ऐसा, उसका बेटा ऐसा, बस यही करते हैं। और यही आपकी दुनिया है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाली स्थिति क्या होने वाली है हमारी। हमारा काम है समझाना, और एक बार नहीं 1,00,000 बार समझाएंगे। और यदि ये काम आपके नजर में गलत है तो हम ये गलती 1 करोड़ बार करेंगे। सुन लीजिए, रुकने वाले नहीं। क्योंकि आप जैसे लोग का यदि अविश्वास है हमारे प्रति, तो करोड़ों भाइयों का विश्वास भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, और उनके विश्वास को हम धोखा नहीं दे सकते। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में कई साथियों का है कि हमें ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण तो मिल गया, लेकिन हमको उम्र सीमा में छूट नहीं मिल रही है, फी में छूट नहीं मिल रही है। तो हम ये मांग करते हैं, केंद्र सरकार से भी की है और बिहार सरकार से भी कर रहे हैं, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री जी बड़े लोग हैं, बहुत बड़े, वो मुख्यमंत्रियों को मिलने के लिए बहुत लाइन में जब लगवाते हैं तो हमसे क्या मिले, लेकिन शायद मुख्यमंत्री जी मिले, वो समय दें। हम एक चिट्ठी मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे और उनसे मिलने का समय मांगेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि आप अपने तरफ से, जैसे आपने एक प्रस्ताव भेजा था केंद्र को, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, तो उसी प्रकार से हम निवेदन करेंगे कि सवर्ण आयोग जो एक महज आप ऐसे ही बस एक पुतला की तरह बनाकर रखे हुए हैं कि जिसका कोई काम नहीं है, वो आयोग किस काम का, जो पता ही नहीं कर रहा है कि भाई हमारी स्थिति क्या है। दिल्ली के पटेल नगर में कितने लोग रिक्शा खींच रहे हैं, सवर्ण समाज के लोग। मेहरौली में कितने लोग सब्जी बेच रहे हैं, कितने लोग पलदारी का काम कर रहे हैं, कितने लोग पेट्रोल पंप पर नोजल मैन का काम कर रहे हैं, कितने लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, सूरत में जाकर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग मजदूरी कर रहे हैं, कितने लोग शौचालयों में शौचालय सफाई तक का काम कर रहे हैं। तो ये जब सर्वे रिपोर्ट आप सरकार को देते ही नहीं, तो फिर ये आयोग बनाने का क्या मतलब? आयोग बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ। और यदि आयोग बनाए हैं तो इसको जीवित कीजिए, पुनर्गठन कीजिए सवर्ण आयोग का, और अपने तरफ से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजिए कि आप इसे संवैधानिक दर्जा दीजिए। ऐसा नहीं हो कि चुनाव के समय सवर्ण आयोग गठन कर दिए,
बढ़िया बढ़िया पेपर में आ गया, सवर्ण लोग खुश कि चलिए हमारा तो आयोग का गठन हो गया। और फिर चुनाव के बाद 4.5 साल तक कोई पूछने नहीं जा रहा है कि सवर्ण आयोग चूल्हा में गया कि आग लग गया, क्या हुआ। और जो लोग को अध्यक्ष सचिव बनाए वो भी मजे में है, बस उतने से मतलब है उनको। तो मजे लेने वाले अध्यक्ष सचिव नहीं होने चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए। उनको नींद नहीं आनी चाहिए उनके समाज की स्थिति को देखकर, उनकी जो वर्तमान स्थिति है वो देखकर उनको नींद नहीं आनी चाहिए। एक आयोग का गठन हो और ईडब्ल्यूएस जो स्टूडेंट्स हैं उनको उम्र सीमा में छूट मिले, और यदि नहीं मिलेगा तो हमारे पास तो कोई विकल्प है नहीं, हम सत्ता में तो है नहीं, हम सड़कों पर उतरने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि बिहार सरकार में भी जो वैकेंसी निकलती है उसको उम्र सीमा में उसमें छूट दी जाए। और केंद्र सरकार से भी आप एक प्रस्ताव भेजिए, निवेदन कीजिए केंद्र सरकार को कि उसको केंद्र स्तर पर लागू करें, केंद्रीय स्तर पर। और यदि ऐसा नहीं होता है, जो लाखों करोड़ों सवर्ण युवा हैं उनकी मांगों पर यदि विचार नहीं होता है, तो सड़क पर उतरने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा। और हम एक रणनीति तैयार करेंगे और पटना में ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को उम्र सीमा में छूट दिलाने को लेकर, सवर्ण आयोग का पुनर्गठन और उसे संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन का आगाज करेंगे। और उससे पहले बिहार के 38 जिला में हम पद यात्रा करेंगे, तमाम जिलाधिकारियों को पद यात्रा करके ज्ञापन देंगे। समय होगा, बावजूद इसके यदि इस पर विचार नहीं किया जाएगा तो मेरे पास या हम लोगों के पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, और हम उतरेंगे। क्योंकि हमको पता है कि 10% भी जो मिला है वो लाठी खाकर मिला है, वो सड़कों पर उतर के ही मिला है। हैरानी तो तब होती है जिनका बेटा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अपना फॉर्म भरता है कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 10% आरक्षण का लाभ लेता है, और उनके पिताजी आशुतोष का विरोध करते हैं चूंकि वो भाजपाई हैं, वो कांग्रेसी हैं, वो जदयू में हैं, वो लोजपाई हैं, इसलिए वो विरोध करते हैं। तो विरोध करते हैं तो फिर ये जो लाठी खा कर जो हम लोगों ने 10% लिया, तो फिर आप अपने बच्चों को उस कैटेगरी में क्यों भरने देते हैं? आप जनरल कैटेगरी में भरिए, नहीं तो कम से कम मौन रहिए। हम तो यही निवेदन कर रहे हैं, विरोध मत कीजिए, मौन रहिए। मौन रहने में कोई पैसा तो नहीं लग रहा। इन्हीं मुद्दों पर हम आज आप सबों के बीच में बात रखने आए थे। बहुत दिन से जहन में चल रहा था कि बातें साझा करी जाए, क्योंकि वर्तमान जो स्थिति है, कई लोग जब भी हम कोई ऐसा पोस्ट करते हैं या ट्वीट करते हैं तो कुछ एक जाति विशेष के लोग हैं जो टूट पड़ते हैं। उनको लगता है कि सबसे बड़ा विरोधी हम ही हैं उनके, और हम किनके बारे में कह रहे हैं आप लोग जानते हो। दरअसल उनके लिए हमारा संदेश है कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं। अरे हम तो उस व्यवस्था में 8 साल नौकरी करके आए हैं जहां पर जाति नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम इंडियन आर्मी में 8 साल रह के आए हैं जहां जाति नाम की कोई चीज होती नहीं। लेकिन आप यदि हमें जातिवादी समझ रहे हैं तो आप ये समझिए कि ठीक है, हम जातिवादी हैं, हम जातिवाद करते हैं और अपने जाति की बात करते हैं, हम किसी जाति का विरोध नहीं करते। लेकिन इसकी शुरुआत किसने करी? यदि बिहार के पहले मुख्यमंत्री का आप नाम ले, श्री बाबू, तो उन्होंने तो कभी जातिवाद नहीं किया। वो तो दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाने के लिए लाठी तक खाए। राजनारायण जी, जिनको हम आदर्श मानते हैं, वो भी लाठी खाए। उनकी वजह से इस देश के, इस बिहार के 50,000 मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, तो वो तो कभी जाति में बंधे नहीं। उन्होंने कैसी व्यवस्था करी। अनुग्रह बाबू, सत्येंद्र बाबू, जो लोग भी थे, इन्होंने कभी अपने आप को जाति तक सीमित नहीं रखा। लेकिन जैसे ही लालू यादव का उदय हुआ, जिनको आप भगवान के रूप में देखते हैं, तो उन्होंने नारा देना शुरू कर दिया, भूरा बाल साफ करो। तो क्या ये जातिवाद नहीं था? वो जाति के हिसाब से नरसंहार करवाना शुरू कर दिया। भूमिहार का गांव बारा, भूमिहार का गांव सेनारी, भूमिहार का गांव चौरम, भूमिहार का गांव ऐरा, ये नरसंहार शुरू हो गया। तो ये क्या था? और आपको तो पता है कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, लोहा को काटने के लिए लोहा का ही औजार बनाना पड़ता है। हम किसी भी जाति के विरोधी नहीं। हाँ, जो अपने आप को मूल निवासी और हमको विदेशी कहेंगे, उनकी औकात बताने के लिए मेरे पास काफी शब्द हैं, और जरूरत पड़ी तो हम सड़क पर भी उतरेंगे, और केवल मुंह से ही नहीं, हर तरीके से जवाब हमको देना आता है, हर तरीके से जवाब देना आता है।
जो हमको विदेशी कहेंगे, जो हमको भारत छोड़ने की बात करेंगे कि हम इनको भारत से भगाएंगे, उनको जवाब देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे पास तर्क शक्ति भी है और हम ग्राउंड पर उतरकर दो हाथ फरियाने के लिए भी तैयार हैं उनके साथ। वो बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन गांव में जो दलित हैं, आप कभी मेरे गांव जाइए, अरवल जिला में राजखरसा गांव है, मेहंदिया थाना। शायद कोई ऐसा दलित घर नहीं होगा जिस घर में हम लोगों ने साड़ी कपड़ा धोती नहीं बांटा है, जिनको समय समय पर हम लोग मदद नहीं करते हैं। मेरे घर का गाड़ी चलाने वाला जो हमारे जो ड्राइवर हैं अमर पासवान, पिछले 7 साल से पासवान जाति के मेरे घर में ड्राइवर है, मेरी गाड़ी चला रहे हैं, परिवार की तरह रहते हैं। बहुत सारे भूमिहार जाति से भी लोग ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, हम भूमिहार ड्राइवर भी रख सकते थे। तो जिनके जहन में एक कीड़ा बैठा हुआ है, जिनके दिमाग में कि हम जातिवादी हैं, हम फलाने जाति से नफरत करते हैं, वो अपने जहन से इस बात को निकाल लीजिए। हम जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग नहीं, जातिवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब इस देश में, इस देश की विडंबना ऐसी है कि जाति के आधार पर ही जब सब कुछ होना है, तो भैया हमको तो करना पड़ेगा, हम मजबूरी है हमारी। और अभी तब कर रहे हैं जब खुले मंचों से मीडिया में तमाम जातियों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, दलितों की बात होती है, महादलितों की बात होती है, लेकिन सवर्णों की बात कोई नहीं करता। तो कोई ना कोई तो इसकी बात करने वाला भी होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? आप ही लोग बताइए। यदि आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए तो हम लोग को फांसी का आदेश दिलवा दीजिए मोदी जी से कि जितने भी सवर्ण हैं वो लाइन लगाकर उनको फांसी दे दो या गोली मार दो। इन्हीं बातों के साथ मैं आज लाइव था। बहुत देर आप सब बने रहे, लगातार 1400-1500 साथी बने रहे, आप सबों का आभार है। और इस वीडियो को आप लोग चाहें तो शेयर करके उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिन लोगों के लिए हमारा संदेश था, चाहे वो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो हमको अपना विरोधी समझ रहे हैं, या जो हमारे नेता हैं, जो हमारा वोट लेकर संसद में पहुंच रहे हैं, हमारी बात नहीं कर रहे हैं, या ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उम्र सीमा में छूट मिले। तो भैया घर में बैठकर फेसबुक पर लिखने से छूट नहीं मिले। हमारे पास कोई हनुमान जी वाली शक्ति है नहीं कि हम सीएम नीतीश को उनके कुर्सी से उठाकर लाए और यहाँ बैठा के कहें कि ईडब्ल्यूएस को उम्र सीमा में छूट दीजिए। मोदी जी को यहाँ बैठकर बोले कि आप छूट दीजिए, नहीं दीजिएगा तो पूंछ में लपेटेंगे आपको। ऐसा तो है नहीं। इसके लिए सड़क पर उतरना होगा, संघर्ष करना होगा। तो यदि आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो सबसे आगे चलने के लिए हम तैयार हैं। यदि लाठी भी पड़ेगी तो सबसे पहली लाठी हम पर पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।